बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, नए आर्मी चीफ आगे हैं, आसिम मुनीर साहब। और कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं और अपनी जो स्टिक है वो हैंड ओवर कर गए हैं आसिम मुनीर साहब के। जाने वाले के खिलाफ पीटीआई वालों ने बड़े ट्रेंड चलाए हैं, यौम निजात भी मनाया उन्होंने, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट ली है, रिटायर किया गया है, जबरी रिटायर हुए हैं, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हुई है, लेटर ऑफ थैंक्स मिला है। इस हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फैज़ नाल वैसे चंगा नहीं होया बेचारे ना, है ना। उन्हें तो जिहड़ा ओबे कीता जनरल बाजवे की गल नूं, या जो आर्मी च आ रही सी, उन्होंने ओबे कीता, बस थोड़े अगे वध गया। लेकिन मामला कुछ गड़बड़ हो रहा था और गड़बड़ होने से बचाने के लिए कुछ लोग बीच में भी पड़े, लेकिन बात बन नहीं सकी। इस पर बात करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये अपनी गेम पे हैं, किसी पे ये इमरान खान के साथ रही है। इमरान खान बस सहमी, पता नहीं क्या उनको चक्कर दे दिया किसी ने। इमरान खान बड़े बुरे फंस गए हुए हैं। कभी अब अदलिया पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नए आर्मी चीफ पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी डोरियां शोरियां हिला रहे हैं। लेकिन वो डोरियां जो हिला रही हैं वो पहुंच ही नहीं जिन तक पहुंचनी चाहिए, वहां तक वो पैगाम ही नहीं पहुंच रहा। बड़ी अजीब सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन इससे पहले हमारे दोस्त आज़म वज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून थे और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया 24 अक्टूबर को। ये इसका पस मंज़र क्या था, लड़ाई क्या हुई थी, और फिर पूरा वफद क्यों गया है? मुस्लिम लीग नून का एक पूरा वफद भेजा गया है कि जाओ जी मना के लाओ आज़म वज़ीर तारड़ साहब को। ये और वफद में बड़े लोग थे नून लीग के, बड़े रहनुमा। असाक डार साहब, दूसरे लफ्ज़ों में नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर रहे हैं ना असाक डार साहब, बड़े इख्तियारात हैं उनके पास। राणा सनाउल्लाह साहब, वो बड़ा आदमी। मरीम औरंगज़ेब और एयाज सादिक साहब, जिनके पास आर्जी तौर पे कलमदान था वज़ारत कानून का। उन्होंने कहा जनाब आप वापस आएँ, आपका जो इस्तीफ़ा है वो मुस्तरद कर दिया गया है। यानी अक्टूबर भी गुजर गया, पूरा नवंबर भी गुजर गया, इतनी देर इस्तीफ़ा जो है पेंडिंग रखा वज़ीर आज़म साहब ने। और फिर कलमदान भी दे दिया गया एयाज सादिक साहब को। ये भी नहीं कहा गया फौरी तौर पे कि जनाब आप फिलहाल तो कंटिन्यू करें ना। ये झगड़ा क्या हुआ था असल में? दो चीज़ें थी। एक तो ये कि जब जूनियर जज जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल कमीशन का इजलास था, तो वहाँ आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने जो जूनियर जजेस थे उनके हक में वोट दे दिया और सीनियरिटी का असूल यानी उससे गड़बड़ हो गया। ख्याल ये था कि शायद इसका गुस्सा है उन्हें बहुत ज़्यादा कि ना मुझे क्यों कहा गया कि उधर वोट देना है, अटॉर्नी जनरल ने भी उधर ही दिया, तो इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन की है। उस वक्त मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये वजह नहीं है। वो जजेस जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका तकर्रर जो है या वोट जो दिया जुडिशल कमीशन के इजलास में आज़म वज़ीर तारड़ ने, ये वजह नहीं है, इसकी वजह कुछ और है। और एक तो बार के इलेक्शन थे 2-3 दिन बाद, चंद दिन बाद, तो उसको भी देखना था। एक बड़ा धड़ा जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप, उसके बड़े रहनुमा हैं, ये करता धरता है। अब जो ग्रुप गया है पूरा, नून लीग का वफद गया है पूरा कि जनाब आप वापस आएँ, और क्या वापस आएंगे इसका भी हम जवाब देते। तो वो वजह यह बनी थी कि लाहौर में हो रही थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। यहाँ इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसकी मेज़बान थी और यहाँ मोहसिन दावड़ को भी बुलाया हुआ था। हर किस्म के रहनुमा जो थे मुख्तलिफ जमातों के, वो बुलाए गए थे उस कॉन्फ्रेंस में, ये रवायत है उसकी। तो वहाँ जब मोहसिन दावड़ साहब तकरीर करने आए तो फौज के खिलाफ बहुत शदीद नारेबाजी हुई। वही जो रवायती नारे होते हैं फौज के खिलाफ, वो नारे वहाँ लगाए गए। और ये अब यहाँ से झगड़ा शुरू होता है। आज़म वज़ीर तारड़ साहब इत्थों रुस बन जाते हैं, इत्थों रुसते हैं। आज़म वज़ीर तारड़ साहब से कहा गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, यानी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, या वज़ीर आज़म का पैगाम उन्हें दिया गया कि आप इस कॉन्फ्रेंस से इज़हार लाताल्लुक़ी कर दें। ये उस वक्त
एस एल बून साहब जो थे प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई अक्टूबर में, तो इन्हें कहा गया कि आप, इन्होंने भी वैसे शिरकत की थी उसमें, ये मुंतजमीन में थे आजम नज़ीर तारड़ साहब उस कॉन्फ्रेंस के, और मुकर्रर भी थे। तो इन्हें कहा गया कि जनाब आप अजहार ला ताल्लुकी करें इस कॉन्फ्रेंस से, और इस कॉन्फ्रेंस से ना सिर्फ ला ताल्लुकी का इजहार करें बल्कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बाकायदा इसके ऊपर। इनका ये ख्याल था मुबैना तौर पे कि ये जनरल बाजवा को खुश करने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इन्होंने फिर दे दिया रिजाइन। बहरहाल इन्होंने एक मुजम्मती ट्वीट जरूर किया था 24 अक्टूबर को ही, और उसमें कहा था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शुरा के एक मुख्तर ग्रोह की तरफ से रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर दुख और अफसोस हुआ है। जज्बाती नाराबाजी करने वाले हुकूमती इकदाम और अदारों की कोशिशों और कुर्बानियों को भी भूल गए। हम सब एक मजबूत पाकिस्तान के ख्वाह हैं। बस इस तरह का इन्होंने कहा था। दुख और अफसोस का इजहार, मजम्मत भी नहीं की, दुख और अफसोस का इजहार किया था इन्होंने। बहरहाल बात नहीं बनी। उन्होंने कहा जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इससे जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस है इससे इजहार ला ताल्लुकी करें। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस शुरू ही आजम नज़ीर तारड़, एहसन बून और इन लोगों ने की थी, तो वो उससे इजहार ला ताल्लुकी कर नहीं सकते थे। तो वो उन्होंने नाराज होके ये इस्तीफा दिया था कि जनाब ठीक है, अगर हम इतने भी आज़ाद नहीं हैं कि एक फर्द को खुश करने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप तरदीद करें, ला ताल्लुकी का इजहार करें एक ऐसे ग्रुप से जिसके साथ पहले दिन से ये जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल उन्होंने इस पे नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। ये असल वजह थी नाराजगी की कि इनको प्रेशराइज किया जा रहा था इजहार ला ताल्लुकी के लिए। और दूसरा एक मौका अच्छा आ गया था कि जनाब रिजाइन दे के जो एक वकला का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो ये चाह रहा था कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियों के हवाले से, हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको ले जाया जाए सुप्रीम कोर्ट को। तो उनका जो गुस्सा था वो भी ठंडा करना था, वो रब्बू ही ठंडा हो गया। असल मसला आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, 24 को उन्होंने दिया था। अब वो गए हैं और उन्होंने वहां ये कहा है कि मैं अपने दोस्तों से, यानी बार के दोस्तों से, एहसन बून वगैरह से, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के बड़े लीडर हैं, उनसे मैं बात करके फिर मैं वापस जाना है या नहीं जाना ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन खबर, अब अगली खबर ये है कि जो दोस्त है, दोस्त तरह कोई गल नहीं यार, खैर हूँ तो गल ही मुक गई। उन्होंने भी यही कहा होगा ना जो वफद गया है कि जनाब अब तो वो प्रेशर प्रूशर, अब तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया है, आए आप, आपकी बड़ी ज़रूरत है। अब मेरी इतला के मुताबिक ये दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, कलमदान दोबारा संभाल रहे हैं वजारत कानून का। दोस्तों से मुशावरत मुसीबत होगी बस, ठीक है ना, समझ आए आप। तो ये अब जा रहे हैं वापस। अच्छा, वो जी जनाब नए आर्मी चीफ आगे हैं, आसम मुनीर साहब, और कमर जवेद बाजवा साहब चले गए हैं। वो जो तकरीब थी इख्तियारात और छड़ी की तब्दीली वाली, उसमें कुछ गैर रवायती काम भी हुए हैं। एक मौका पर जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने जब स्टिक दी है उन्हें, उसके बाद जनाब उनके साथ बगलगीर भी हो गए हैं आसम मुनीर के साथ, जबकि बगलगीर होने की कोई रवायत माजी में नहीं मिलती। चलो खैर है, बाजवा साहब वैसे जफ्फी चुप्पी पा ही लेंदे ने, वो अपने छोटे मुलाजमान ना भी जफ्फी चुप्पी पा लेंदे ने, थल्ले रैंक वाले लोगों ना नहीं, बाज़-औक़ात उन्होंने बस मुहब्बत एक जज्बा है उन्हें को पा लेंदे ने। बहरहाल 6 साल रहे हैं वो, तो वो उनसे तो काफ़ी जूनियर थे आसम मुनीर साहब, पा भी ली जफ्फी चुप्पी तो खैर है। लेकिन एक और भी मौका ऐसा आया कि जब आसम मुनीर साहब ने उन्हें सल्यूट नहीं करना था तो उन्होंने सल्यूट कट मारिया। तो फिर उन्हें बताया गया कि नहीं तुसी नहीं सल्यूट करना, इत्थे नहीं सल्यूट करना, तुसी आर्मी चीफ हो। तो फिर वहाँ फिर उनका वो हाथ जो है वो नीचे बकायदा करवाया गया। चलिए ये तो खैर उनके अपने मामलात हैं। जो असल काम शुरू किया पीटीआई वालों ने, यौम निजात, पता नहीं क्या क्या ट्रेंड चलाए इन्होंने सोशल मीडिया पे जनरल बाजवा के खिलाफ।
कभी ये कहते होते थे कि जनाब जो फौज का सरबराह होता है वह कौम का बाप होता है। शहरयार अफरीदी साहब, आपको याद होगा, बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। और फिर फैसल वाडा साहब बूट लेके आ गए थे जब वो आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर की गई थी। उन्होंने कहा देखो ना बूट पॉलिश, उन्होंने भी बूट पॉलिश की दिया, अपोजिशन वाले ने, वो शहबाज शरीफ वगैरह उस वक्त अपोजिशन में थे ना, इन्होंने भी वोट दे दिया था वो आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए, तस्वीर वाला जो था मामला। तो वो अब इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है उनके खिलाफ टका के, और अभी तक इन्होंने आसम मुनीर साहब को भी जो है ना खुश दिली से कबूल नहीं किया हुआ। ये प्रेशराइज करना चाह रहे हैं अदारों को, आसम मुनीर साहब को भी। आसम मुनीर साहब के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अब 2-4 महीने देखेंगे इसी, अगर तो वो ठीक हो गए फिर तारीफ कर वाली बात हुई तो तारीफ कर देंगे, अभी तो कोई तारीफ शरीफ नहीं, इस तरह की बात उन्होंने की है। और फिर दूसरा, इमरान खान ने भी एक सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, उस पर बाद में बात करते हैं, पहले इनकी वो देख ले। इमरान खान की एहसान फरामोश आदमी है, पूरी दुनिया को पता है इमरान खान समेत कि ये इक़्तिदार में पीटीआई आई ही इन लोगों की वजह से थी। बाजवा साहब अगर ना चाहते तो कभी ना वो मशीनें बैठती वोटों वाली, ना ये जनूबी पंजाब वाले इसमें आते, ना जहाज चलते तरीन के। अब उनको उनके खिलाफ हिर्जासराई कर रहे हैं। पहले कहते थे ना बाजवे का ये एहसान है, बाजवे ने ये फ़ायदा दिया, बाजवे ने ये हेल्प की, बाजवे ने ये हेल्प की, और ये फ़ौज वाले ही उन लोगों को बुलाते थे जो जब वोटिंग शोटिंग होनी होती थी असम्बली में बिल वगैरह पास करवाने के लिए, तो ये लेके आते थे, हमें उनकी तरफ देखना पड़ता था। अब ये उनके खिलाफ शुरू है। खान साहब की जो एहसान फरामोशी है ना, वो मेरा ख्याल जमाइमा से ही, बल्कि उससे भी पहले से, माजिद खां से शुरू, बल्कि उससे भी पहले से, उससे पहले को तो मुझे पता नहीं। माजिद खां को देखा है ना, वो जो लेके आए थे इनको टीम में, इनके कजन, उनसे शुरू होती है। और फिर अलीम खां के साथ क्या किया इन्होंने, जहांगीर तरीन के साथ क्या किया इन्होंने, वजीउद्दीन अहमद के साथ क्या किया, हामिद खां के साथ क्या किया, अकबर एस बाबर के साथ क्या किया, और चौधरी के साथ क्या किया, जिन्होंने इनकी माली इमदाद की, कानूनी इमदाद की, इनकी पार्टी के मंशूर बनाए, इनकी पार्टी को आगे लेके गए, पार्टी की कोई साख बनाई, उन तमाम को इन्होंने रगेदा। उनका जो भी कर सकते थे इन्होंने, जो भी खराबी हो सकती थी उन लोगों के साथ, पार्टियों से निकाला, ये किया वो किया। जब जरूरत पड़ी हामिद खां का फिर तरला मार के ले आए, जनाब आएंगे यार खान साहब, मेरी वो जान तो छुड़वा दी तो इन्हें अदालत से, क्योंकि और बाबर मान में इतनी नहीं सकत नहीं थी कि छुड़वा सकते। ये खान साहब का किरदार है। अच्छा, अब ये प्रेशराइज करने चक्रों में पड़ेंगे, जनाब उमरता बंदियाल साहब को प्रेशराइज करें, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करें, और इन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की हुई है जनाब, दस्तखत कर दिए खान साहब ने भी, ट्वीट कर दिया कि मैंने भी आजम स्वाति के लिए, जो जस्टिस फॉर आजम स्वाति, मैंने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाते थे, जाके एहतजाज करते थे कि मेरी हेल्प करें, इंसाफ मांगते थे, इस तरह की बातें चाहते। अब भाई जी वो दरखास्त क्यों नहीं देते थे आजम स्वाति साहब? ये बार बार मैं सवाल कर रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को, जो ह्यूमन राइट्स सेल जो है सुप्रीम कोर्ट को, खत लिख दिया, ये 184 का केस बनता ही नहीं, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुआत? तो इसका मतलब हर बंदे के लिए, हर बंदा ही फिर जो बराबर है, स्वाति और जो रेडी लगाने वाला बंदा, दोनों बराबर हैं अगर, तो फिर तो उसको वही सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, उसके मामलात का भी। उसकी रेडी उठा के ले जाते हैं रोजाना बल्दिया वाले, तो उसका भी नोटिस लेना चाहिए, उसकी रोजी रोटी वाबस्ता है उसके साथ। वहाँ भी आइन की वायलेशन कोई हो रही होगी, कोई ना कोई आइन तो लगते होगा ना, जिंदगी वाला, रोजगार वाला, अच्छी जिंदगी वाला। सारी दुनिया ये समझ रही है कि हम ख्याल जजेस, हम ख्याल बेंच, उसके सरबराह तो बंदियाल साहब ही होते हैं, कि जनाब इनको आउट ऑफ वे उन्होंने कोई फेवर्स दी हुई है इमरान खान को। लेकिन इमरान खान साहब अब फिर वही चाह रहे थे, जनाब मैं उधर दरखास्त दूं, उधर सारे काम छोड़ के मेरे आगे पीछे फिरे और मेरी दरखास्तें सुने। अब ऐसा हो नहीं रहा, उधर से इनके बंदे चले गए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से निकल गए ना, इधर उधर हो गए ना, तो ये अब उधर प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया वीडियो वाला इनका था ना ड्रामा, ये भी फ्लॉप हो गया हुआ है। अब इनके प्रेशर में कोई आ ही नहीं रहा,
क्योंकि असलियत खुल गई है। अब जो कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज कर लें, कोई ये कर, देख लीजिएगा आत्मस्वाति पे कोई सुओ मोटो वगैरह नहीं होना, वो भुगते अपना और 4 दिन का मजीद उनको रिमांड दें। वो मोबाइल उन्होंने ढूंढना है जिसमें इसकी कहते हैं वीडियो है, जो जजों को दिखा रहा है, ये देखें जनाब वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मोबाइल लेना उन्होंने। अब जनाब फैज़ हमीद साहब, खबर आई कि जनाब फैज़ हमीद साहब कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। फिर खबर आई जनाब कि उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। फिर खबर आई कि जनाब वो फैज़ हमीद साहब जो है उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था ज़बानी, और उनकी ख्वाहिश तस्लीम कर ली गई और उन्हें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दे दी गई है। पहली बात तो ये जो कानून है ना, वो ये कहता है कि अगर किसी को रिटायर करना होता है, सुबकदोश करना होता है, उसकी मंजूरी जो है वो जो रूल्स हैं उनके तहत लेनी होती है वज़ीर आज़म से। उनकी रिटायरमेंट की मंजूरी भी लेने गए थे ना, उनकी डेट आ गई थी आसिम मुनीर साहब की, तो उन्होंने उसको रिटेन कर लिया था। तो ये भी मंजूरी वज़ीर आज़म साहब से लेनी होती है। अब वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया, क्या नहीं किया है, जो ISPR है वो तो ये ऐसे जो इस्तीफ़े होते हैं, इनकी खबरें-शबरें जो होती हैं वो शेयर नहीं करते। अब जो आसिम मुनीर साहब है ना, उनका मूड शुरू से ही खराब है कुछ हवालों से। जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की हुई है ना फौज में, अपने हलफ की पासदारी नहीं की हुई, उनको बख्शने के लिए मुबैना तौर पे आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तैयार नहीं थे। अब वो आते तो बहुत सारे केस हैं, एक नहीं है। वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला केस है, जब ये DGC थे ISI में, तो उस वक्त उनके पास गए थे कि 2 साल की मेहनत में ज़ाया करवा देना। और फिर फैज़ाबाद धरने वाला केस जो है उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जनाब कार्रवाई करें जो भी मुलव्वस है इस मामले में। तो वो इसके अलावा अंदर भी कोई फाइलें शैलें होंगी, और आसिम मुनीर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कोई फाइल शैल बनाई हुई थी इनकी। अगर ये फारग ना होते, वो फारग कैसे हुए, ये जो मुझ तक इतला पहुंची है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर ये फारग ना होते तो फिर इनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता था, और जब रिटायर हो जाता है बंदा तो फिर कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। आपको याद होगा कुछ बंदों का पिछले दिनों कोर्ट मार्शल हुआ था, तो उनको बकायदा पहले बहाल किया गया था। तो फिर अगर तो इतना लंबी चौड़ी गेम करनी है, इतनी लंबी चौड़ी गेम में पड़ना नहीं, मुझे मेरा ख्याल है आसिम मुनीर साहब ने, तो इसलिए उनके लिए ये महफूज रास्ता यही था। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि मुजाज अथॉरिटी को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी जाए कि जनाब मैं अपनी, इसके लिए कोई वजह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक ख़ास मुद्दत जब पूरी हो जाती है मुलाजमत की, तो उसके बाद दरख्वास्त दे सकता है बंदा कि जनाब 24 साल बाद या 25 साल बाद सर्विस के कि जनाब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मुझे रिटायर कर दिया जाए। फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट या पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो ले सकता है बंदा, उसको सारी मराहत मिलती हैं साथ। तो वो लेकिन बाकायदा लिख के देना पड़ता है कि जनाब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अगर नहीं लिख के दिया तो फिर जबरी रिटायरमेंट का एक तरीक़ाकार है कि जनाब जबरी रिटायर कर दिया, उसमें भी मराहत वगैरह मिलती हैं, लेकिन वो एक धब्बा लग जाता है कि जनाब किसी गलती की वजह से वो फिर जबरी रिटायर कर दिया जाता है, कबल अज़ वक्त रिटायर कर दिया जाता है। और तीसरा फौज में एक कंसेप्ट है जबरी रिटायरमेंट से थोड़ा सा हल्का, लेटर ऑफ थैंक्स दे के फारग कर दें, जनाब अब आपकी खिदमात की ज़रूरत नहीं है तो आप जाएं। तो ये जो कबल अज़ वक्त रज़ा कराना रिटायरमेंट नहीं है, ये इनकी जो रिटायरमेंट है ना, वो जो दूसरी 2 अक़साम मैंने बताई हैं, जबरी रिटायर, या आप कह लें कि उसको लेटर ऑफ थैंक्स, वो भी जबरी रिटायरमेंट ही उसमें वो होती है, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता कोई। तो उस नौइयत की इनकी रिटायरमेंट है। सिर्फ ये कि कोई तदीबी कार्रवाई, इंज़बाती कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने ये एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, और वो उनके पास इख्तियार था जाने वाले आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा भी, आर्मी चीफ ने कहा भी कि जनाब जो फैज़ हमीद है जो तो मेरे कहने पे करता रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं थोड़े कहने ते करता सी, हुण मैं फस गया होया कि हुण मैं किधर जावां। और दूसरी बात ये है कि मेरी इतला के मुताबिक फैज़ हमीद साहब के कुछ हमदर्द जो हैं, उनने कोशिश की आसिम मुनीर साहब से राब्ते की, और फिर ज़ाहिर है कि वो एक अलग तरह के लोग हैं और वो अलग तरह के लोग हैं। तो जो बीच के लोग थे
उन्होंने कहा कि नहीं, इस मौके पे हम आसिम मुनीर से बात नहीं कर सकते। इनकी सफाई देने के लिए हम अगर उनके पास जाते हैं कि बात कुछ और ही ना बन जाए, बिगड़ ना जाए, तो वो मामला भी वहीं ठप हो गया। अब जनाब आखिरी बात, मुख्तसर सी बात, टाइम थोड़ा रह गया। ये जो हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब है ना, परवेज़ इलाही साहब, ये एक अलग वारदात डालने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि जनाब ये अदम-ए-एतमाद आ भी जाए तो जब इजलास जारी हो तो उसमें वोटिंग नहीं हो सकती। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया हुआ है। और ये कतई कहीं नहीं लिखा हुआ आइन में। आइन का आर्टिकल 136 जो है वो ये कहता है कि जनाब अदम-ए-एतमाद किसी भी वक़्त पेश हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये भी लिखा हुआ है कि जब जारी हो वज़ीर इजलास, उस वक़्त नहीं हो सकती। तो ये किसी वक़्त भी जारी हो सकती है। तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जा सकती है, टेबल की जा सकती है। टेबल होने के बाद फिर ये असेंबली तहलील नहीं कर सकते। ये कहते हैं वोटिंग नहीं हो सकती। इनके जो ट्वीट से ये लगता है, ये चाहते हैं कि जनाब वो तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाए, वो तो हम लगाएँगे ही नहीं, ना मैं असेंबली तोड़ूँगा। इनकी ख़्वाहिश ये लग रही है उससे मुझे कि ये चाहते हैं कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाए, स्पीकर को कह के मैं रुकवाए रखूँगा, और इमरान खान अगर मुझे कहता है कि असेंबली तोड़, तो मैं कहूँगा जनाब मेरे खिलाफ तो तहरीक अदम-ए-एतमाद आई हुई है। बड़ी अजीब अंदाज में गेम कर रहे हैं। और वहाँ जो तकरीब थी GHQ में नए आर्मी चीफ के हवाले से, तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है राना सनाउल्लाह के साथ। राना सनाउल्लाह साहब पूछते हैं, अच्छा खबर ये नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ, खबर इसके अंदर एक और खबर है। वो राना सनाउल्लाह साहब पूछते हैं कि हाँ जी की करना पंजाब असम्बली का फिर? उनके वो पंजाब असम्बली आप अल्लाह पे छोड़ दे। इतनी बात की, और ये खबर कहाँ से निकली? राना सनाउल्लाह ने नहीं दी खबर ये खबर खुद परवेज़ इलाही साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने निकाली है खबर ये, कि जब इन्होंने पूछा तो मैंने ये किया, इन्होंने असेंबली नहीं तोड़नी। ये आपको पता है किनके कहने पे चलते हैं। अभी तक अभी तक कह रहे हैं ना कि मैं इमरान के साथ हूँ, इमरान के साथ खड़ा हूँ, जब वो कहेंगे असेंबली तोड़ दूंगा, इस तरह की बातें-शातें ये कर रहे हैं। अभी तक इन्हें कोई इशारा नहीं मिला। इसका मतलब फौज जो है वो गैर जानबदार है, वो बैठ के बाहर देख रही है तमाशा। जनाब जो करना करी जो सियासतदान आप ही अपने पुरजे अपनी सतह से बैठे ना रगड़ खा खा के, तो ये अब उधर देख रहे हैं। वहां से जो इशारा होगा इन्होंने वही करना है। अगर वो कहे अपनी मर्जी करो, फिर भी नहीं इन्होंने तोड़नी। अगर वो कहेंगे नहीं तोड़नी, तो फिर तो तोड़नी ही नहीं बिल्कुल ही। ये इस तरह की गेमें कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। अपने करीबी जो दोस्त हैं, उनके अहबाब हैं, जो मुशीरान हैं उनके साथ और बातें कर रहे हैं, और वो उन्हें कह रहे हैं बाकायदा। और इमरान खान की ज़हनी सेहत पर भी ये कुछ बात का इज़हार कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर जो इनके बंदे हैं वो तो रिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो टिकट का मसला है। अगर तो उनको श्योरिटी होती है, दिलाई जाती है, किसी तरफ से यकीन दिलाया जाता है कि जनाब आपको हम टिकट दोबारा दे देंगे, फिर तो वो रिज़ाइन कर दें। अगर उन्हें पता है कि हमें टिकट ही दोबारा नहीं मिलना, जिन्हें ये शक है कि PDN में दोबारा टिकट नहीं देना, वो रिज़ाइन क्यों करेंगे? ये बातें जो हैं लॉजिकली दुरुस्त हैं उनकी, परवेज़ इलाही साहब की। वो कहते हैं कोई इनको समझावे। और फिर ये भी कि जब अगर बंदे रिज़ाइन दे देते हैं, ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, उस पे अरबों रुपए लग जाने हैं, 8-10 करोड़ रुपए हल्के में लगता है, और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे 2-4 माह बाद अक्टूबर में, उस पे फिर खर्चा आएगा। सरकारी खजाने को क्या बोझ डालना है इतना, ये क्यों नहीं सोच रहे? इस तरह की बातें ये इधर-उधर कर रहे हैं। और इसकी जो है ना वो थोड़ी बहुत चूहा रिपोर्टें जो हैं ये इमरान खान साहब को भी मिल रही है। इमरान खान साहब परेशान है अंदर खाते कि मैं कितने फंस गए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।